हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 1857 के क्रांति का पार्ट 2, क्योंकि इसके पहले मैं पार्ट 1 में 1857 के क्रांति का कारण को पढ़ा चुका था। फिर पार्ट 2 में 1857 के क्रांति का प्रारंभ और उनकी योजनाओं को पढ़ा चुका था, विस्तार और प्रसार को पढ़ा चुका था, ठीक ना। अब हम स्टार्ट करेंगे आज असफलता का कारण, परिणाम और स्वरूप, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले वाला क्लास आपको पसंद आया होगा और ये भी आपको क्लास पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 के क्रांति का असफलता का कारण, है ना। 1857 के क्रांति के असफलता का कारण समझिएगा। क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 के क्रांति का सूत्रपात किया था उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। बदले में अंग्रेज़ों ने क्रांति का दमन करके एक ऐसी नीति अपनाई कि 90 वर्षों तक और भारत को गुलाम होना पड़ा, है ना। लेकिन इस महान क्रांति के असफलता के कारण कौन कौन से थे, इन कारणों को हम एक बार विस्तार रूप से देख लेंगे। एक एक क्रांति को हम विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर 1857 के क्रांति के मुख्य कारण क्या था। तो चलिए हम देखते हैं। एक नंबर में 1857 के क्रांति का जो पहला कारण था वह ये था कि निर्धारित तिथि से पहले ही विद्रोह। समझिएगा, निर्धारित तिथि से पहले ही विद्रोह। 1857 की क्रांति की जो योजना बनाई गई थी वह आपको 31 मई 1857 को बनाई गई थी। कहाँ से? कानपुर के बिठूर नामक स्थान से नाना साहब के सहयोगी अजीमुल्लाह ने बनाई थी। लेकिन मेरठ के कुछ उत्साही सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अर्थात कब? 21 दिन पूर्व ही, है ना। जब 21 दिन पूर्व 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ, विद्रोह हुआ, शुरुआत हुई, तब जो निर्धारित तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई, जहां पे सभी सैनिक टुकड़ियों और अपदस्थ राजाओं ने विद्रोह का एक निर्धारित तिथि किया था कि इसी दिन एक ही साथ पूरे भारत में विद्रोह किया जाएगा ताकि अंग्रेज़ों की स्थिति को कमज़ोर किया जा सके और कमज़ोर करके उनको भारत से बाहर निकाला जा सके। लेकिन समय से पहले ही जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो यह जो योजना थी वह असफल हो गई, जिसके वजह से अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया अलग अलग जगहों पे इन अंग्रेज़ों को, क्रांतिकारियों को दबाने का, ठीक ना। तो पहला जो कारण था वह आपको निर्धारित तिथि से पहले ही विद्रोह। दूसरा था देसी राजाओं एवं सामंतों का विश्वासघात। समझिएगा, 1857 की क्रांति सफल होता, लेकिन सफल नहीं होने के मुख्य कारण ये था कि भारत के अधिकांश जो देसी राजा थे और सामंत थे वह क्रांतिकारियों को साथ देने के बजाय वह अंग्रेज़ों का साथ दिया, ठीक ना। इन देसी राजाओं में जो अंग्रेज़ों को साथ दिए थे उसमें सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया थे, आपको जम्मू कश्मीर के गुलाब सिंह डोगरा प्रांत थे, है ना। इसी तरह आपको दक्षिण भारत के जो प्रांतीय राजा थे ये सभी अंग्रेज़ों का साथ दिया। एक जगह लॉर्ड कैनिंग कहता भी है कि अगर इस विद्रोह में सिंधिया ने क्रांतिकारियों को साथ दे दिया होता तो शायद हम लोग को बुढ़िया बिस्तर बांध करके बाहर जाना पड़ता। लेकिन इन देसी राजाओं और सामंतों के गद्दारी के कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई, क्योंकि क्रांतिकारियों को उतना मजबूत स्थिति नहीं मिल पाई। तीसरा जो कारण था वह था आपको विद्रोह का सीमित स्वरूप या क्षेत्र। समझिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना
अंग्रेज़ों के सफल होने और क्रांतिकारियों के असफल होने के कारण क्या था कि 1857 की क्रांति पूरे भारत में विस्तार नहीं हो पाया, है ना। पूरे भारत में विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारा ये भारत था, ये हमारा भारत था, इसका उत्तर का भाग, दक्षिण का भाग, यह एकदम इस क्रांति से अछूता रहा, ठीक ना। न उत्तर के राजाओं ने सपोर्ट किया, न दक्षिण के राजाओं ने सपोर्ट किया, कुछ पश्चिम के भी सपोर्ट नहीं की, जिसके वजह से 1857 की क्रांति असफल हुई। क्योंकि जो ये 1857 की क्रांति का विस्तार हुआ वह पूरे भारत में नहीं हुआ, बल्कि आपको पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों द्वारा इनको दबाने का मौका मिल गया, ठीक ना। तो ये हमारा था विद्रोह का सीमित स्वरूप एवं क्षेत्र। फिर चौथे में आता है योग नेतृत्व का अभाव। योग नेतृत्व का अभाव, योग नेतृत्व का अभाव। याद रखिएगा 1857 की क्रांति तो प्रारंभ हुई, लेकिन इसमें योग्यता का अभाव था। क्रांतिकारियों ने जहाँ जहाँ से उन्होंने क्रांति प्रारंभ की थी, उन क्रांतिकारियों में या तो सेना उनके मजबूत नहीं थे या उनके नेतृत्वकर्ता मजबूत नहीं था। क्रांति तो आवेश में आकर प्रारंभ कर दिया गया कि हाँ, हर हालत में अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला जाए, लेकिन इनकी योग्यता का अभाव था। जो नेतृत्वकर्ता थे उनमें अभाव था योग्यता का, जिसके वजह से आपको यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। फिर 5वां नंबर है निश्चित उद्देश्य का अभाव। उद्देश्यों का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव। समझिएगा, सभी क्रांतिकारियों का एक तो उद्देश्य था कि क्रांति करके, विद्रोह करके अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकलना है, लेकिन बाहर निकालने के बाद उनका उद्देश्य क्या था, यह किसी के पास अस्थायी नहीं था। क्योंकि सभी जो सेना थे, चाहे अपदस्थ राजा थे, वह लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांति में विद्रोह, क्रांति कर रहे थे, ये केवल अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर ही कर रहे थे। चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे आपको मराठा में नानाजी पेशवा हो, चाहे ब्रजेश कादिर हजरत बेगम महल, हजरत बेगम महल हो, या आपको बहादुर शाह जफर हो, ये सभी लोग अपने उद्देश्यों को, अपने स्वार्थों को लेकर ही यह विद्रोह कर रहे थे। इनका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था कि अगर हम अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल देते हैं तो इसके बाद हम किस तरह के शासन व्यवस्था को चलाएंगे। तो सभी अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए यह विद्रोह ये उद्देश्य किए थे, आंदोलन प्रारंभ किए थे, ठीक ना। उसके बाद इसके स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। फिर हम बात करते हैं 6ठे नंबर में सीमित संसाधन। सीमित संसाधन एवं परंपरागत हथियार। परंपरागत हथियार क्रांतिकारियों के असफल होने का मुख्य कारण ये भी रहा। कारण ये था कि सैनिकों ने विद्रोह तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन सैनिक जब आंदोलन किए, प्रारंभ किए थे, तो अंग्रेज़ों ने इनसे जितने भी अत्याधुनिक हथियार दिए गए थे वो वापस ले लिए गए थे। साथ ही जो राजा थे उनको उनके राज्यों से बाहर कर दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था। इसलिए इनके पास न तो आपको एक निश्चित सेना थी और न इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, जिसके वजह से यह असफल सिद्ध हुए, ठीक ना। ये आपको तलवार, भाला, लाठी इत्यादि से लड़ने का प्रारंभ किए, जो अंग्रेज़ों के अत्याधुनिक हथियार के सामने ये टिक नहीं पाए और उसके वजह से यह आंदोलन में सफल नहीं हो पाए, ठीक ना। उसके बाद 7वें नंबर में था संगठन का अभाव। संगठन का अभाव, समझिएगा, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों का कोई एक निश्चित संगठन नहीं था। एक संगठन के तले इनका कोई एक मापदंड नहीं था कि हम किस तरह से आंदोलन करें, किस क्षेत्र से कौन लड़ाई लड़े और किस क्षेत्र से कोई लड़ाई न लड़े, है ना। किसको कहाँ तक पहुँचना है और किसको कहाँ तक नहीं पहुँचना है, ये इनके पास अभाव था। यानी किसी भी योजना में अगर सफल हो जाता है, हुआ जाता है, तो सबसे पहले उसका एक योजना बनाई जाती है, एक सफल एक संगठन बनाया जाता है, जो क्रांतिकारियों में अभाव था। और इस कारण से भी
क्रांतिकारी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 8 नंबर में अगर देखें तो शिक्षित भारतीयों का असहयोग, शिक्षित भारतीयों का असहयोग, चाहे वो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो या पश्चिम भारत हो, सभी जगहों पे जितने भी शिक्षित भारतीय थे उन लोगों ने 1857 के क्रांति में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। उनका ये मानना था कि यह सरकार के विरुद्ध एक विद्रोही स्वरूप है जिसमें सहयोग करना उचित नहीं है। अगर वास्तव में ये शिक्षित भारतीय अगर इन विद्रोहियों का सपोर्ट कर दिए होते तो आज का जो कंडीशन होता वो 1857 का जो परिणाम होता एक अलग ही होता। लेकिन शिक्षित भारतीयों के असहयोग के कारण भी यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। उसके बाद हम 9 नंबर में बात करेंगे संचार साधनों की कमी। संचार साधनों का अभाव। समझिएगा, अंग्रेज़ों और क्रांतिकारियों में यही सफलता और सफलता का मुख्य निर्धारण बना, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा रेल का विकास किया गया, गाड़ियों का विकास किया गया, रेलों का विकास किया गया था कि अगर भारत के किसी क्षेत्रों में अगर कोई विद्रोह होता है तो तुरंत ट्रेनों के माध्यम से, इन रेलों के माध्यम से सैनिकों को वहां पहुंचाया जाना या रसद सामग्री को पहुंचाया जाना या सामरिक सामग्रियों को पहुंचाया जाना उनके लिए पॉजिटिव हुआ। लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के पास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तुरंत पहुंचना संभव नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई संचार व्यवस्था नहीं थी। ये भी एक कारण बना कि 1857 की क्रांति असफल हुई, है ना। और 10 नंबर में अगर हम बात करें तो वह था अंग्रेज़ों का कुशल नेतृत्व। अंग्रेज़ों का कुशल नेतृत्व, है ना। भारतीय क्रांतिकारियों के नेतृत्व के अपेक्षा अंग्रेज़ों के जो सेनापति थे वह कुशल नेतृत्व थे। साथ ही उस समय तक ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जितने भी उपनिवेश थे वह सभी शांतिपूर्ण तरीके से, इसीलिए सभी उपनिवेशों के पास से सेना बुला लिया गया था। और अंग्रेज़ों के पास एक से एक, चाहे कॉलिन कैंपबेल हो, चाहे जनरल रेनार्ड हो या विलियम टेलर हो, निकल्सन हो, हडसन हो, ह्यूरोज हो, ये सब एक से एक अच्छे कुशल नेतृत्व करता थे अपने सेनाओं का, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति असफल हुई। तो ये हमारे 1857 की क्रांति के असफलता का परिणाम था, ठीक ना। अब हम बात करते हैं, आपको असफलता का कारण था, अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति का परिणाम, है ना। 1857 के क्रांति का परिणाम समझिएगा। क्रांतिकारियों ने निस्संदेह 1857 की क्रांति तो प्रारंभ की, लेकिन अपने निश्चित उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए, है ना। सफल नहीं हो पाने के कारण, हालांकि सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसका परिणाम नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलनों की जो दिशा बदली वह इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही दिशा बदली। और अगर परिणामों की हम बात करें तो 1857 के क्रांति में दोनों पक्षों के फायदे हुए। एक फायदे अंग्रेज़ों का हुआ, एक अंग्रेज़ों के पक्ष में परिणाम गया और एक भारतीयों के पक्ष में परिणाम गया। अंग्रेज़ों के पक्ष में जो परिणाम गया वो हम पहले देख लेते हैं। अंग्रेज़ों के पक्ष में परिणाम देखिएगा, इसमें अंग्रेज़ों के पक्ष में परिणाम की अगर हम बात करें तो एक नंबर था सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण समझिएगा, 1857 की जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद पहला जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ वह आपको सत्ता का हस्तांतरण। जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ वह 1858 के अधिनियम के तहत हुआ, है ना। 1858 के अधिनियम के तहत हुआ। इसके तहत ये हुआ कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और भारत का जो शासन हुआ वह सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया, है ना। इस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त हो गया, भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद सीधे यह ब्रिटिश महारानी के हाथ में भारत का शासन चला गया, है ना।
ब्रिटिश क्राउन कहेंगे या ब्रिटिश महारानी के हाथों में यह शासन चला गया। और जाने के बाद 1858 के अधिनियम को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने रानी की घोषणा को पढ़ा, है ना, जिसे रानी की घोषणा कहा जाता है। इलाहाबाद में 1800 अधिनियम को पढ़ा गया, ठीक ना। 1800 अधिनियम के तहत रानी की घोषणा को पढ़ा गया, है ना। रानी की घोषणा के तहत भारत में एक नया पद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर को ख़त्म कर एक नया पद का सृजन किया गया, जिसका नाम रखा गया भारत का राज्य सचिव, है ना, भारत का राज्य सचिव। ठीक, एक नया पद गठित किया गया। और इस अधिनियम के तहत और एक परिवर्तन किया गया, जो भारत में कंपनी के अधीन लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, यानी कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इन्हें भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया, है ना। लॉर्ड कैनिंग को 1858 के अधिनियम के तहत जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। और एक बात याद रखेंगे, इलाहाबाद को इसी समय एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था। जब रानी की घोषणा पढ़ा गया था इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस क्षेत्र को या किस जगह को भारत के एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था, तो इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था। तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, पहला जो परिणाम था अंग्रेजों के पक्ष में, और दूसरा जो परिणाम हुआ वह था सतर्कता में वृद्धि, सतर्कता में वृद्धि। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने, जैसे भारतीय सेनाओं ने या देसी राजाओं ने आंदोलन किया था, विद्रोह किया था, उस तरह से अंग्रेज़ों ने इनसे दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया और अपने आप को सतर्क हो गए कि कुछ भी करना है इनसे सावधान रहना है ना। भारतीयों से, चाहे वो देसी राजा हो चाहे सैनिक हो, इन सब से सावधान रहना है ना। और सावधान रहते हुए शासन व्यवस्था को संचालित करना है। यही थी आपको सतर्कता में वृद्धि। और तीसरा था देसी राजाओं को मित्र बनाना, देसी राजाओं से मित्रता करना। 1857 के क्रांति के पहले साम्राज्यवादी नीति में ये थी कि आपको देसी राजाओं को, उनके राज्यों को हड़पा जाता था और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद जब ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश सरकार के शासन स्थापित हुआ, तो देसी राजाओं के साथ मित्रता की संधि की गई, है ना। और मित्रता के संधि करने के बाद इनके राज्यों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई कि देसी राजाओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है और इनके साथ एक मित्रता की संधि रखना है कि किसी भी परिस्थिति में इनका सहयोग प्राप्त किया जा सके, जिस तरह सिंधिया और गुलाब सिंह ने 1857 के क्रांति में प्रदान किया था, है ना। तो देसी राजाओं से मित्रता किया गया। चौथा में था सैनिक नीति में परिवर्तन, सैनिक नीति में परिवर्तन। समझिएगा, 1857 के क्रांति के समय सैनिकों का जो अनुपात था वह 5:1 था, यानी सबसे अधिक भारतीय सेना थे, उसके बाद ब्रिटिश सेना थी, है ना। सबसे अधिक ब्रिटिश सेना में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक थी, उसके बाद आपको अंग्रेजों की संख्या थी। लेकिन सैनिक नीति में परिवर्तन करते हुए और इनकी स्थितियों को कमज़ोर करते हुए पहले तो इनको अलग अलग गुटों में बांट दिया गया, और बांटने के बाद सैनिक का जो औसत रख दिया गया 2:1 रख दिया गया। यानी ब्रिटिश सेना में आपको भारतीय सेना 2 रहेंगे और 1 आपको अंग्रेज सेना रहेंगे। तो जहां 5:1 था वहां पे 2:1 आपको कर दिया गया सेनाओं की संख्या। उसके बाद 5 में था प्रशासनिक नीति में परिवर्तन, प्रशासनिक नीति में परिवर्तन। समझिएगा, साम्राज्य विस्तार हेतु जिस तरह लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को अपनाया था, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी, इन सभी नीतियों को समाप्त कर दिया गया। और इस नीतियों को समाप्त करने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को आपस में लड़ाने के लिए
फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। साथ ही अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया और मजबूत करने के बाद इन्होंने आगे शासन को सुदृढ़ किया। ठीक ना। तो ये हमारे प्रशासनिक नीति का परिवर्तन किया गया था। ये अंग्रेजों के पक्ष में परिणाम था। अब हम बात करते हैं भारतीयों के पक्ष में परिणाम। भारतीयों के पक्ष में परिणाम, भारतीयों के पक्ष में, भारतीयों के पक्ष में परिणाम समझिएगा। एक नंबर में जो इनका परिणाम हुआ ये हुआ आत्मबल में वृद्धि। आत्मबल में वृद्धि समझिएगा। आत्मबल में वृद्धि यहाँ ये हुआ कि जब 1857 के क्रांति में विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों से जब लोहा लिया, उनको हर जगह पराजित किया, तो इस पराजित करने के बाद चाहे परिणाम कुछ भी निकले, लेकिन इनके आत्मबल में वृद्धि हुई कि अंग्रेज़ अपराजय नहीं हैं, उनको पराजित किया जा सकता है। और यह आगे चल कर के 1857 के क्रांति के बाद जैसे किसान विद्रोह हो जाते हैं, 1860 में नील विद्रोह हो जाते हैं, पवन विद्रोह होते हैं, उसमें जो विद्रोह होता है इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय भी इनसे कहीं कम नहीं थे। ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर में संगठन की प्रेरणा। संगठन की प्रेरणा समझिएगा। संगठन की प्रेरणा में जिस तरह 1857 की क्रांति में ये असफल हुए थे, जो एक योजना नहीं बनाई थी, एक संगठन नहीं बनाई थी, इस 1857 की क्रांति के असफल के बाद भारतीयों ने एक संगठन बनाना शुरू किया है ना। और संगठन बनाने के बाद जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद कांग्रेस, इस तरह अलग अलग छोटे छोटे संगठन बनाए, बड़े बड़े संगठन बनाए और संगठन बना करके अपने अधिकारों की मांग करना प्रारंभ की और विद्रोह करना प्रारंभ किए। ठीक ना। जिसमें उन्हें सफलता मिली। तीसरा था आपको एकता की प्रेरणा। एकता की प्रेरणा है ना। 1857 के क्रांतिकारियों के 1857 के क्रांतिकारियों के असफल होने का मुख्य कारण ये भी था कि उनमें एकता नहीं थी, है ना। उनमें एकता नहीं थी और वही एकता नहीं होने के कारण अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने विद्रोह किया, जिसके वजह से अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्हें अलग अलग जाकर इनको दबाया, है ना। इनको बाद में लगा कि अगर हम एकमत होकर के एकता में अगर हम लड़े होते तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। इसीलिए ये इन्होंने एकता में रहने का बल मिला और एकता में रह करके आगे आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद हम चौथा नंबर में अगर बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई दिशा मिली। ठीक ना। स्वतंत्रता की आंदोलन में एक नई दिशा है ना। स्वतंत्रता के आंदोलन में एक नई दिशा मिली, है ना। 1857 के क्रांति के बाद जो भी आगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुए, इसमें इन्होंने आपको आत्मबल वृद्धि, संगठन की प्रेरणा और एकता की प्रेरणा के माध्यम से इन लोगों ने जो आगे इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उसमें एक नई दिशा के साथ, एक नई सोच समझ के साथ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, है ना। यही इनके परिणाम में थे, है ना। अब हम इसके बात करते हैं स्वरूपों की। 1857 के क्रांति का स्वरूप समझिएगा। 1857 के क्रांति का स्वरूप, अगर स्वरूपों में हम बात करें तो निस्संदेह 1857 की क्रांति की जो शुरुआत की थी वह सैनिकों ने की थी, लेकिन जैसे जैसे यह क्रांति का विस्तार हुआ, प्रारंभ हुआ, इसमें धीरे धीरे किसानों ने, महिलाओं ने, आम जनता ने, देसी राजाओं ने, अपदस्थ राजाओं ने सहयोग किया। उस तरह से इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा नहीं दी जा सकती, लेकिन जब 1857 की क्रांति की जब स्वरूप की बात की जाती है तब इसमें अलग अलग विद्वानों द्वारा अपना अलग अलग मत दिया जाता है। उन्हीं मतों को हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि किस विद्वान ने 1857 के क्रांति का क्या क्या नाम दिया था, है ना। इसमें हम 1 नंबर में हम बात करें तो आपको सबसे पहले सर जॉन लॉरेंस PE
रॉबर्ट्स एवं B.A. स्मिथ, समझिएगा ये तीन लोगों ने, सर जॉन लॉरेंस, P.E. रॉबर्ट्स एवं B.A. स्मिथ, इन तीनों ने 1857 के क्रांति को आपको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति केवल मात्र एक सैनिक विद्रोह था, इसके अलावा कुछ नहीं। ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ देता है, स्वरूपों के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतों को पूछ देता है, तो इसलिए जानना जरूरी है कि सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी। तो सर जॉन लॉरेंस ने, P.E. रॉबर्ट्स ने और B.A. स्मिथ ने दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं R.C. मजूमदार की। R.C. मजूमदार, इन्होंने भी 1857 के क्रांति को सैनिक विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं माना था। सैनिक विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं माना था, है ना। याद रखिएगा, R.C. मजूमदार ने भी 1857 के क्रांति को सैनिक विद्रोह माना था, ठीक ना, सैनिक विद्रोह यह माना था। उसके बाद हम बात करेंगे E.R. रीज, इन्होंने 1857 के क्रांति को आपको ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। इन्होंने 1857 के क्रांति को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी, है ना। E.R. रीज ने कहा था कि 1857 के क्रांति ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध की संज्ञा थी, है ना। उसके बाद आपको T.R. होम्स ने, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, है ना। T.R. होम्स ने 1857 के क्रांति को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच संघर्ष की संज्ञा दी थी, है ना। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच संघर्ष की संज्ञा दी थी, ठीक ना। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच संघर्ष की संज्ञा दी थी T.R. होम्स ने। उसके बाद J.G. मांडले, इन्होंने श्वेतों एवं अश्वेतों के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर संघर्ष की संज्ञा दी थी। समझिएगा, J.G. मांडले ने श्वेतों एवं अश्वेतों के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर संघर्ष की संज्ञा दी थी, है ना। मांडले ने श्वेतों एवं अश्वेतों के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर संघर्ष की संज्ञा दी थी। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। उसके बाद सर जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने 1857 के क्रांति को इस अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र का संज्ञा दिया था, है ना। अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र, की संज्ञा दी थी।
संज्ञा दी थी। समझिएगा, टी.आर. होम्स ने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का संघर्ष का संज्ञा दिया था 1857 क्रांति को। जे.जी. मांडले ने श्वेतों एवं अश्वेतों के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर संघर्ष का संज्ञा दिया था। सर जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने 1857 के क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, एक ब्रिटिश सांसद थे बेंजामिन डिज़रायली एवं अशोक मेहता, इन दोनों लोगों ने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, है ना। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा ब्रिटिश सांसद था जिसने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो बेंजामिन डिज़रायली ने, है ना। और उसके साथ साथ अशोक मेहता ने भी 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ये अशोक मेहता ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था द ग्रेट रिवोल्ट, है ना। द ग्रेट रिवोल्ट, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, है ना। द ग्रेट रिवोल्ट नामक एक पुस्तक की रचना की थी। याद रखेंगे, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो अशोक मेहता ने की थी। और इन्होंने भी 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बी.डी. सावरकर, इन्होंने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी थी। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी थी, है ना। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था द वार ऑफ फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना। इस पुस्तक की इसने रचना की थी और इसी के माध्यम से इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति आपको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। इसके बाद आपको सुरेंद्र नाथ सेन, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है S.N. सेन, इन्होंने भी 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी थी, है ना। इन्होंने भी 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी थी। और इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक का नाम था वह 1857, है ना। 1857 है ना। 1857 नामक पुस्तक की रचना की थी। तो 1857 के क्रांति के स्वरूपों को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत को व्यक्त किया था। खैर जो भी हो, इस आंदोलन के इस 1857 के क्रांति को स्वरूपों को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किया हो, लेकिन निष्कर्षतः अगर हम ये कह सकते हैं कि 1857 के क्रांति का निष्कर्ष या स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन आगे आने वाले भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये एक नई दिशा दी और इसी दिशा के चलते, इसी क्रांति के परिणामों और स्वरूपों के चलते अंग्रेजों ने अपने नीतियों में परिवर्तन किया और इसी का परिणाम रहा कि आगे भारतीयों को सफलता मिली। ठीक ना। तो ये हमारा था 1857 की क्रांति का सफलता का कारण, परिणाम और स्वरूप। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लास आपको पसंद आए होंगे। अगर क्लास पसंद आते हैं
तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, है ना। इससे मुझे भी बेनिफिट होगा और जितना आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, तो रियली में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं कहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए, है ना। सफलता निश्चित मिलेगी। याद रखिएगा, जो मेहनत किया है उसको सफलता मिला है, ये मैं दावा करता हूँ। ये आप लोग को ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक ना। और आप लोग इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद इसको अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएं और जितने क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। फ्रेंड देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।